गुड इवनिंग मित्रों। और अभी आपको गाइडली का प्लेटिनम पैकेज मिल रहा है, आपको प्लेटिनम मॉक टेस्ट सीरीज मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे लोवेस्ट प्राइस है। इतने कम प्राइस में आपको मुझे नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज कहीं और मिल रहा होगा किसी और प्लेटफॉर्म पे। 199 का है। अगर आप मेरा कोड लगाओगे RICKY कैपिटल, तो आपको उस पर 12% का छूट मिलेगा और लगभग आपको 175 रुपये का टेस्ट मिलेगा 11 मंथ्स का। ठीक है, जिसमें आपको बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस, आपके जितने इंडिविजुअल मॉक्स है वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे और सबसे सस्ता है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि आपको गाइडली का टेस्ट सीरीज आपके पास होना चाहिए। जो आज की डेट देख रहे हो कि एग्जाम कल भी हुआ है, आप देखो गाइडली के बेसिस पे पैटर्न पे कितने अच्छे क्वेश्चन मैथ्स के लेवल, इंग्लिश के लेवल, रीजनिंग के लेवल से देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये इतने कम प्राइस में मुझे लगता है कि नहीं मिल सकता है, जो कि अच्छे लेवल प्रोवाइड कर रहा है और एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा अप ही रखता है मैथ और रीजनिंग इंग्लिश के मामले में। तो आपको वहां पे जाना चाहिए, लेना चाहिए, जिसपे आपको प्री और मेंस के सेट मिलेंगे। इंश्योरेंस एग्जाम आ चुके हैं ऑलरेडी, इंश्योरेंस के भी आपको उसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चेकआउट कर लेना। लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ले लेना। थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। गाइडली का प्लेटिनम मॉक टेस्ट ओनली 175 रुपये में 11 मंथ्स के लिए। ओके, गॉट इट। और कोड मेरा वाला ही लगाना, आप लोग भूलना मत। ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोग के? बढ़िया होंगे, सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छा चल रहा होगा। अभी एक लास्ट शिफ्ट बचा हुआ है, फोर्थ शिफ्ट। बट उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स पार्ट 1 ले आया जाए IBPS PU के लिए, जिसमें आपकी मैं रुचि देखूंगा कि कैसा है, किस तरह से इंटरेस्ट है, कि आप कर रहे हो कि नहीं। देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा, सोनार की 100 चोट, लोहार की एक चोट वाली बात। मेन प्री आपने दे लिया, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। आंख बंद करके मेंस की तैयारी करो। आपके रैंडमली जो भी अटेम्प्ट हुए हैं, 55 हुए हैं, 65 हुए हैं, मैं ऑब्वियसली बोलता हूँ कि IBPS PU को SBA PU से कंपेयर मत करो। ये ना कभी कभी ना ड्रेस्टिकली इतने कम कटअप ले जाते हैं कि आप सरप्राइज हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, बेनिफिट क्या है कि अभी अगर आप तैयारी करोगे ना, मान के चलो कि देखो रिजल्ट तो आपको अभी 20 दिन 25 दिन तो नहीं आ रहा है, आंख बंद करके 20 दिन 25 दिन, बट 20 दिन 25 दिन उस चीज को यूटिलाइज कर लोगे ना मेरे भाई, आपके लिए बेनिफिट होगा। अब देखो, आप लोग बोल रहे थे ना कि प्री के साथ मेंस की तैयारी कैसे करें। देखो, सिंपल सा है कि आपके आगे एग्जाम कौन सा है? IBPS क्लर्क है, SBA क्लर्क है, NSCL है, LIC AAO है। आप क्या करो ना, हर एक रोज ना एक एक मॉक लगाओ हर एक का। जैसे कि आज IBPS क्लर्क दे लो मॉर्निंग में, फिर कल SBA क्लर्क दे दो, परसों क्या करो, तीसरे दिन क्या करो, LIC दे दो। आपको 1 घंटा देना है बस, और उसके आधे घंटा या 45 मिनट्स आपको दूसरे टाइम में, मतलब मान लो कि मॉर्निंग में आपने टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस आप इवनिंग तक करो। बट उसके अलावा पूरे दिन ना मेंस पे गाड़ी शिफ्ट रखो, क्योंकि पीढ़ी की तैयारी है, बस आपको एक टेस्ट लगाना है, काम करना है। चलो आज मुद्दे पे आ जाओ। मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, कुछ कुछ देखते हैं कितना मिनट में, 7 से 8 मिनट के अंदर में इसको निपटाने की कोशिश करूंगा। बट आप देखना कि अगर आप एक करंट अफेयर पढ़ते हो ना, देखो करंट अफेयर्स कम पढ़ो, बट उसको डिटेल्स में पढ़ो, क्योंकि आज की डेट में जो करंट अफेयर्स आ रही है ना भाई, आपको झकझोर के रख देगा कि आपको किस टाइप से। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। तो जैसे ये देखो, पहला क्वेश्चन कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, ठीक है, ये कौन सा एडिशन है? एडिशन याद रखो, 19th एडिशन है, 19वां एडिशन है। एंड पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IP करता है। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन अगर टफ करने का होगा ना, तो ये इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा। टोटल कंट्रीज कितना ले गया? 163 ले गया है। अब आओ हमारे भारत का, इंडिया का रैंक कितना है? 115th है, 115वां रैंक है। स्कोर भी याद रखना, 2.229, मतलब 10 में से, आउट ऑफ 10 में से 2.229 स्कोर आया हुआ है। 2024 में कितना था रैंक? 116 था। अगर इसको क्वेश्चन को टप करना है तो ये पूछेगा कि 2024 से कितने रैंक कम हुए हैं, तो एक रैंक कम हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए, फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड है, स्कोर 1.95 है। ठीक है, मतलब इसमें स्कोर ज्यादा आता है तो ये मतलब बुरा माना जाता है, जितने कम की तरफ जाता है उतना बढ़िया माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। कंटिन्यूअस 17th रो, मतलब लगातार 17 सालों से ये एक नंबर पे आइसलैंड। ठीक है, सेकंड पे आयरलैंड 1.200, स्कोर याद मत कीजिएगा सेकंड वाले का। थर्ड न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ स्विट्जरलैंड है। 163 लास्ट जो है रसिया है। रसिया में आपको पता है कि उतना ग्लोबल पीस नहीं है, अभी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, तो डेफिनेटली नहीं होना है। और 160 मतलब लास्ट के सेकंड कौन है? यूक्रेन है, क्योंकि इसी से लड़ाई चल रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आपको लास्ट सेकंड वन पूछा जाता है, तो यूक्रेन याद रखिएगा। अब आइए, जो इंडिया के नाइबर कंट्री है उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। टॉप कौन क्या है एशिया में? भूटान। अब देखो,
वो तो ग्लोबल रैंक हो गया, बट अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में एशिया में कौन टॉप किया तो भूटान 21st रैंक पे है, 1.53 स्कोर है। 76 नेपाल है, 97 श्रीलंका है, 98 चाइना है, 133 बांग्लादेश है, और 144 पाकिस्तान है, 153 म्यांमार है। आपको इसको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो इंडिया के नेबर कंट्री की, ठीक है। अब देखो इसके पैरामीटर्स, ये मैंने ऐड करा है खुद से, ये मैंने जानबूझ के ऐड करा है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी काम, ठीक है, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट डोमेन, मिलिट्री मिलिटरीलाइजेशन डोमेन, ठीक है। ये 3 पैरामीटर्स पे बनाया जाता है। अब देखो ये भी मैंने खुद सेट करा है, क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ ना, ये नीचे से रैंक पूछ रहा है। तो टॉप 5 मोस्ट अनपीस कंट्री, सबसे लास्ट रसिया, सेकेंड वन यूक्रेन, थर्ड वन सूडान, और फोर्थ वन कोंगो, और लास्ट फिफ्थ वन यमन। मतलब नीचे से टॉप 5 मैंने बोला, ऐसे जाना है टॉप से, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला याद करिएगा। ये तरीका है, मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। आज की डेट में करंट अफेयर इस तरह से ही पूछा जा रहा है, नीचे से थर्ड रैंक बता दो। अगर लास्ट रसिया किया है तो उसके सेकेंड वन कौन है, तो यूक्रेन है, थर्ड कौन है, सूडान है, तो इस तरह से। तो ये हो गया पहला। अब आप दूसरा, अब देखो एसबीआई का इस बार ना 17th एनिवर्सरी था, तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, एसबीआई एट 70, अ लेगेसी इंस्टीट्यूशन दैट मिरर्स इंडियाज इकोनॉमिक राइज। अब इसमें थोड़ा स्टैटिक्स भी बताऊंगा। जो आप लोग बोलते हो ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन बैंक है, नहीं भाई, नेशनलाइज बैंक नहीं है, आपको मैं समझाऊंगा। तो कब हुआ था 17वां एनिवर्सरी, 1 जुलाई 2000, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट इसी दिन हुआ था। एसबीआई का 17th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1 जुलाई 1955। अब बहुत लोगों का एसबीपीओ का भी एग्जाम है, तो इस न्यूज को पढ़ना पड़ेगा। एसबीआई इज नॉ फॉर्च्यून 500 कंपनी, ये 500 फॉर्च्यून कंपनी में लिस्टेड है, मतलब 500 कंपनी वाली जो फॉर्च्यून लिस्ट आती है ना, उसमें एसबीआई है, विथ एन एसेट बेस्ड ऑन ओवर 61 ट्रिलियन रुपी एज ऑफ अक्टूबर 2024। SBI has also established an international office with 241 ऑफिसेस इन 29 कंट्रीज। सोचो एसबीआई का जो है ना इंटरनेशनल ऑफिसेस है, कितना ऑफिसेस है, 241 ऑफिसेस है, कितने कंट्री में, 29 कंट्रीज में। आपको ये सब भी डेटा याद करना पड़ेगा, इंटरव्यू वगैरह के लिए बहुत बढ़िया चीज है भाई, ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, अब डेटा देखो, अब अभी 2025-26 चल रहा है फाइनेंशियल, बट पिछले ईयर क्या हुआ था, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसके बारे में। एसबीआई का नेट प्रॉफिट था 70,901 करोड़ रुपए, 17,901 करोड़, ठीक है। एसबीआई ऑल्सो पेड अ डिविडेंड। अब ये प्रॉफिट होता है, तो डिविडेंड क्या होता है, जब कोई भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन जब भी वो प्रॉफिट कमाता था, उस प्रॉफिट से जो हिस्सा देता है उसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना दिया, 8,076.84 कंट्री। ये डेटा भी होगी, आपको याद रखना। अब आओ थोड़ा सा स्टैटिक इन हिस्ट्री। देखो पहले क्या था, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना था, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, ठीक है। इन तीनों को मर्ज करके 1921 में मर्ज इनटू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, मर्ज करके इंपीरियल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि एक प्राइवेट था। बट इसको इंपीरियल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया था, फिर नाम चेंज होकर इसका एसबीआई रखा गया था 1 जुलाई 1995 को। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज नहीं है, ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, बट नेशनलाइज किसको किया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये याद रखिएगा। चेयरमैन कौन है, CS सेट्टी जी हैं, 27 चेयरमैन है, ये याद रखिएगा। अब ये देखिए डेटाबेस क्वेश्चन है। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कहाँ ये डेटा दे रहा है, आपको पता है, ये पार्लियामेंट में डेटा दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री रिव्यू पब्लिक सेक्टर बैंक्स परफॉर्मेंस इन दिल्ली 2024-25, ये दिया गया, सॉरी पार्लियामेंट में नहीं दिया गया, ये दिल्ली में कहीं इवेंट हो रहा था, उसमें बताया गया था कि फाइनेंशियल 2024-25 में पब्लिक सेक्टर बैंक परफॉर्मेंस कैसा रहा। पब्लिक सेक्टर बैंक कितना है, 12 है, 12 में से 11 नेशनलाइजेशन बैंक है, एक एसबीआई अकेला है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, गॉट इट ना। अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, टोटल बिजनेस कितना हुआ, 251 लाख करोड़ रुपए। ओके, गॉट इट। नेट एनपीए कितना हुआ, देखो नेट एनपीए होता है ग्रॉस एनपीए वगैरह से बढ़िया होता है, डिक्लाइन टू 0.52% ओवरऑल, और 2023-24 में कितना था, 1.2%। नेट प्रॉफिट 1.78 लाख करोड़, 40% ऑफ द एसबीआई। इसमें से जो हुआ ना सबसे ज्यादा एसबीआई का प्रॉफिट था, जो आप यहाँ देख रहे थे भाई, ये प्रॉफिट जो अभी पढ़े थे आप 2024-25 का, याद है, 70,901 करोड़, उसी की बात हो रही है। डिविडेंड पे आउट 34,990 करोड़ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से आपको पता है कि एसबीआई 8,000 करोड़ पे किया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, 16.15% एज ऑफ इन मार्च 2025। आपको टोटल का भी याद रखना पड़ेगा, ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं डेटाबेस, यही है आपका इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा।
अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो डायरेक्टेड टू द बैंक्स, अब बैंक्स को क्या निर्देश दिए गए वो देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द 3 मंथ्स, आपको 3 मंथ्स में पार्टिसिपेट करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन सेचुरेशन कैंपेन, आपको एक कैंपेन चलाना है, ठीक है, फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2025 से, दैट विल कवर 2.7 लाख ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज। अब ये क्यों कर रहा है आपको पता है? केवाईसी अपडेट्स के लिए, फिर बहुत सारे जितने भी इंक्लूजन है, जो रूरल एरिया में रहते हैं लोग, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पता नहीं है, तो कैंपेन लगा के उसे बताने के लिए। ये सब एग्जाम्स आप इंटरव्यू के लिए हेल्प होगा कि रिसेंटली एसबीआई ने ये इनिशिएटिव लिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट मैरीटाइम एनबीएफसी। देखो एनबीएफसी दो टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, एक तो डिपॉजिट होता है, एक आपको क्रेडिट होता है, एनबीएफसी डी होता है, एनबीएफसी सी होता है। बट एक तरीका नया एनबीएफसी लॉन्च किया गया है कि ये सिर्फ मैरीटाइम के लिए। अब सुन देखो ना, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाम क्या है इसको मिला है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये जो एनबीएफसी बना है फर्स्ट मैरीटाइम, इट इज अ गवर्नमेंट एनबीएफसी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या, अब इसके चेयरमैन कौन होंगे? टीके रामचंद्रन जी हैं। अब इनॉग्रेटेड बाय सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज के कौन है मिनिस्टर, तो आपको ये है, ठीक है। अब ये क्या सपोर्ट करे? इट विल सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स इन द मैरीटाइम सेक्टर, मतलब ये लोन वोन देने के लिए होगा। लाइसेंस गिवन बाय आरबीआई लाइसेंस देता है। इट इज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सीपीएससी, ये क्या था? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या था? मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सीपीएससी था। सीपीएससी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार आप लोग। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज, हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली का, बस इतना याद रखना है। अब देखो ये भी फर्स्ट जहां पे भी लग जाए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब देखो जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, मान लो कि ये है, नीचे से नहीं जा सकता था क्योंकि वो आपको वाइल्ड लाइफ था, वहां पे पूरा जंगल था, तो उसके ऊपर से ले गया, उसी वही से बोल रहा है कि इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ। देखो ना, 12 किलोमीटर स्ट्रेच पासिंग थ्रू द बफर जोन रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन बूंदी राजस्थान, ये भी याद कर लीजिएगा कहां से, कौन से आपको टाइगर रिजर्व था, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच से निकाला गया है। प्रोजेक्ट डेवलप बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ ओवर पासेस, मतलब इसमें 5 वाइल्ड लाइफ ओवर पासेस हो रहा है, ईच 500 मीटर, इंडिया लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ अंडर पास 1.2 किलोमीटर यहाँ पे है, ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। चलिए ये हो गया, और बताता हूँ। अब देखो ये है इंटरनेशनल न्यूज, इसको हम लोग इंटरनेशनल न्यूज बोलते हैं। अब देखो नाटो एग्रीज टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग एट द हेग समिट मीटिंग, मतलब कहाँ पे क्या इसने बोला है कि नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब टोटल 32 मेंबर है नाटो में, इसने बोला कि एग्रीज किया है कि हम ना अब डिफेंस पे स्पेंडिंग करेंगे, बढ़ाएंगे। कितना बढ़ा दिया इसने? 5% बढ़ा दिया अपने जीडीपी का, बाय 2035 तक करना है, ठीक है, इसको बोला गया है। ये किसके दबाव में बोला गया आपको पता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दबाव में बोला गया है कि अब मैं पैसा नहीं दूंगा, अब तुम लोग ना स्पेंडिंग करो और मेरे से खरीदो। मतलब यूएसए चाह रहा है कि ये लोग खर्च करेंगे, तो कहां से खरीदेगा? मिलिट्री, तो मेरे से ही खरीदेगा, मिलिट्री आर्म जो भी है, तो उसको 2035 तक 5। अभी कितना है? 2% ऑफ द जीडीपी खर्च कर रहा है 2014 से लेके, ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल 32 मेंबर्स है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूटे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स है, ठीक है। और 2026 का नाटो समिट कहाँ होगा? तुर्की में होगा, टर्की नहीं, तुर्की। अब इसका नाम चेंज हुआ, टर्की नहीं बोलते इसको, तुर्की बोलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ओके। 32nd कंट्री टू ज्वाइन, मतलब लास्ट जो 32nd कंट्री मेंबर जो बना है वो कौन था? स्वीडन था 2024 में। यही यूक्रेन को नहीं जाने दिया, अगर यूक्रेन जाता तो 33rd कंट्री बनता है। रसिया का कहना है कि नहीं भाई, तुम अगर नाटो से जुड़े तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नाटो से जुड़ा अगर हम अटैक करेंगे इस पे तो 32 के 32 कंट्री हम पे हावी होगा। इस कारण से रसिया नहीं चाह रहा कि स्वीडन यूक्रेन इसमें शामिल हो, ठीक है। मेन मुद्दा ये झगड़ा का ये चीज है, ठीक है। तो आप लास्ट वाला स्वीडन याद रखना, ओके, ठीक है। आप जैसे देखो ये इंडेक्स है, बढ़िया इंडेक्स है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 7th एडिशन है। एडिशन भी याद रखिएगा, कौन पब्लिश करना है? ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुरून के, फॉर्च्यून के, ये सब के जो पब्लिश करते हैं ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं, ठीक है मेरे भाई। इंडिया का रैंक क्या है? 3rd है। टोटल 64 यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है। मतलब ये पीछे का डेटा दे रहा है, ये करंट का डेटा नहीं दे रहा है, रिसेंट वाला डेटा नहीं दे रहा है। वैसे तो 100 प्लस है, बट ये पीछे का दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट पे यूएसए है 728 यूनिकॉर्न है, सेकंड चाइना है, 3rd पे हम ऑब्वियसली हमारा भारत है, 4th यूके है, 5th पे जर्मनी है, ठीक है।
अब देखो टॉप 5 ग्लोबल बिजनेस यूनिकॉर्न में सबसे ज्यादा बिजनेस किसका है, बिगेस्ट में। फर्स्ट पे स्पेस एक्स है, पता है आपको, इलॉन मस्क का ये कंपनी है यूएसए का, $350 बिलियन का है। सेकंड ओपन आई, 350 बिलियन यूएसए का ही है। थर्ड बाइट डांस चाइना का है। फोर्थ XAI यूएसए का है। फिफ्थ एंट ग्रुप चाइना का है। ठीक है, ये चीज है। देखो भारत में अभी रिसेंटली देखो जंबो टेल बिकम 6th यूनिकॉर्न इन 2000, मतलब इस साल का, मतलब 2025, मान लो जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो अभी जुलाई में 6th यूनिकॉर्न बना था इस साल का, 2025 का जंबो टेल बना था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अदर 5 यूनिकॉर्न्स इन 2025, फर्स्ट पे नेट्राडाइन, सेकंड पे जस्पे, थर्ड पे पोर्टर, फोर्थ पे ड्रूज और फिफ्थ पे JSW वन प्लेटफॉर्म। ये याद रखिएगा। ओके, गॉट इट। अब आइए और इंपॉर्टेंट करवा देता हूं। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं बस, ठीक है, आपको दिखा रहा हूं बस कुछ, वैसे तो कराने के लिए टाइम नहीं होता ना। अब देखो ये जैसे ये अपॉइंटमेंट है, ये बढ़िया अपॉइंटमेंट है, क्योंकि अब देखो साहिल किनी क्या बने हैं, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ RBIH क्या है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, सब्सिडरी ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये सब्सिडरी है। ठीक है, RBIH का नया CEO कौन बना है, साहिल किनी। को फाउंडर ऑफ क्या थे, ये सेतु थे। किसको रिप्लेस करेंगे, राजेश बंसल जी को। और RBIH कब बना था, मार्च 2022 में बना है। ये बहुत मतलब करंट वाला है ये चीजें। ठीक है, अब देखो दूसरा, ये सुकन्या सोनोवाल है, जो कहां से बिलोंग करती है, असम से। ये इसको ना अब एम्बेसडर बनाया गया है, कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। आपसे सिंपल पूछेगा कि रिसेंटली में कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर कौन बनी है, सुकन्या सोनोवाल। ये कहां से बिलोंग करती है, असम से। और ये क्या है, 4th ईयर बीटेक स्टूडेंट है इन बायोसाइंस एट IIT गुवाहाटी में। टेन्योर 2 साल के लिए 2025-27 के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब आओ कॉमनवेल्थ क्या होता है। अब थोड़ा सा स्टैटिक्स पढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ क्यों बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, तो सुनो। कॉमनवेल्थ इट इज अ ग्रुप ऑफ 56 कंट्रीज, मतलब ये ग्रुप है 56 कंट्रीज का। यह ऐसा बॉडी है जिस पर ब्रिटिशर ने शासन किया है। मतलब कॉमनवेल्थ उस कंट्री को कहा जाता है, और कॉमनवेल्थ गेम में वही लोग भाग लेते हैं जिसपे ब्रिटिशर्स ने राज किया है। ठीक है, वही इसमें हेडक्वार्टर कहाँ है, इंग्लैंड है। ठीक है, ये थोड़ा समझ लीजिए। किसी को अगर समझाना हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बना, तो आप समझा सकते हो कि कॉमनवेल्थ कौन कौन कंट्री है। टोटल 56 कंट्रीज का ग्रुप है जिसपे ब्रिटिशर्स ने राज किया था। ओके, अब ये देखो, ये भी डेटाबेस क्वेश्चन है। अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ये आप कह सकते हो कि शेयर मार्केट क्या मार्केट है। अब देखो गुजरात बिकम्स 3rd स्टेट, मतलब गुजरात 3rd स्टेट बन गया है विथ ओवर 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। मतलब गुजरात में जितनी भी आबादी है उसमें से 1 करोड़ से ऊपर के लोगों ने मार्केट में पैसा लगा रखा है। ठीक है, शेयर मार्केट में। फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे यूपी, थर्ड पे गुजरात है। लेटेस्ट डाटा रिलीज बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो दीज 3 स्टेट्स अकाउंटेड फॉर 36% ऑफ द टोटल इन्वेस्टर। मतलब मान लो कि 100% है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, या आप कह सकते हो कि शेयर मार्केट में, तो उसमें से 36% इन तीनों राज्य से मिला के लोगों ने इन्वेस्ट करता है। ठीक है, एज ऑफ मई 2025 NSE डेटा हाईलाइटेड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर इन इंडिया 11.5 करोड़ है। टोटल शेयर मार्केट में टोटल कितने लोग लिस्टेड है, 11.5 करोड़ है। नॉर्थ इंडिया से 4.2 करोड़, वेस्ट इंडिया से 3.5 करोड़, साउथ इंडिया से 2.4 करोड़, ईस्ट इंडिया से 1.5 करोड़। हम अपने भारत को 4 भाग में ऐसे डिवाइड करते हैं, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया। तो उस तरह से ये बात हो रही है। ठीक है, अब ये देखो मोस्ट स्कीम्स वाले बेस्ड है ये स्मॉल सेविंग्स के, इसको याद करना है। अब मैं इसमें एक चीज बताऊंगा, ये लास्ट करेंगे, बस आपको एक आइडिया देना था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कीप्स इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स अनचेंज फॉर Q2 फाइनेंशियल 2025-26। ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं किया, अनचेंज रखा है। अब Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025-26, Q2 क्या होता है, Q1 होता है अप्रैल मई जून, Q2 हो गया जुलाई अगस्त सितंबर। मतलब अब अक्टूबर में जो डेटा आएगा तब देखा जाएगा कि चेंज होता है कि नहीं। मतलब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर में ही आपका मेंस है, तो वो आते आते 10 तारीख हो जाएगा, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और लगातार 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, मतलब लगातार 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, मतलब 18 मंथ से 3 मंथ का क्वार्टर होता है, एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो 6 लगातार, मतलब 18 मंथ से ये अनचेंज नहीं हुआ है, मतलब चेंज नहीं हुआ है, मतलब अनचेंज रहा है। ठीक है, नो रिविजन इन स्मॉल सेमी स्कीम्स इंटरेस्ट रेट। अब देखो ये नहीं पढ़ना होता, पोस्ट ऑफिस सेविंग, इसको इग्नोर करते हैं। ये पढ़िए किसान विकास पत्रा 7.5%, बट इसमें लॉक इन पीरियड 30 मंथ का होता है।
मतलब लॉक इन पीरियड मतलब हो गया 30 मंथ तक आप पैसा लगा सकते, उससे पहले निकाल नहीं सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा। लॉक इन पीरियड मतलब होता है कि अगर आपने 30 मंथ जैसे जिसने लिखा हुआ रूल है 30 मंथ तक कि आप जैसे होता है 7.5 ईयर्स के लिए पैसा लगाना, आपने लगा दिया, अब बीच में मन हो गया कि पैसा निकाला, बट ये कह रहा है कि नहीं, लॉक इन पीरियड 30 मंथ का है, 30 मंथ तक नहीं निकाल सकते हो। विल मैच्योर इन 115 मंथ्स, ठीक है, 115 मंथ्स में मैच्योर होगा, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है। ये क्वेश्चन पिछले ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि किस स्मॉल सेविंग स्कीम का दो स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट सेम है, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन स्मॉल स्कीम, ये दोनों सेम रेट है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, पोस्ट ऑफिस मंथली ये 7.4, ये मत पढ़िए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ये पढ़ लीजिए। आपको मैं बताता, इसको डिटेल में पढ़िएगा। किसान विकास पत्र आपको स्कीम्स मैं करवाता हूं अपने पेड में। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी डिटेल में पढ़िएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये भी पढ़िएगा। इसमें 30 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, मैच्योर कब होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ये सब, ठीक है। ये तो बस एक डेटा हो गया, ये हो गया। चलो एक स्कीम्स और बता देता हूं। अब देखो, ये देखो स्कीम्स कैसे होता है, स्कीम्स पुराने होते हैं, बट वो क्या होता है ना, करंट में आने के बाद ना वो करंट डेटा के साथ वो पुराना को भी करना पड़ता है। अब जैसे ये है, अब देखो विरुद्धनगर, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। विरुद्धनगर इन तमिलनाडु टू बिकम ग्लोबल टेक्सटाइल हब अंडर पीएम मित्रा स्कीम। अब देखो पीएम मित्रा स्कीम के तहत विरुद्धनगर तमिलनाडु का एक जगह है, वो ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनेगा। इनकम्पासिंग मतलब कितना एरिया छेका हुआ, 10 से 50 एकड़, कोस्ट कितना है, 1900 करोड़ की लागत से बन रहा है। अ वर्ल्ड क्लास हब फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड करेगा ओवर 1 लाख बाय 2026 तक, 1 लाख से ऊपर 2026 तक ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अब देखो, अब आओ यहाँ पे अबाउट पीएम मित्रा स्कीम। अब पीएम मित्रा का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, अनाउंस इन बजट 2021 और 22 के बजट में ही किया गया था अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आउटले कितना है टोटल, 4,445 करोड़, जिसमें से 1900 करोड़ तो विरुद्धनगर में ही खर्चा हो गया, तो ये याद रखिएगा। टेन्योर 7 ईयर का टेन्योर था, अप टू फाइनेंशियल 2027-28 तक कंप्लीट करना था। इसी पीएम मित्रा में कहां कहां बनेगा, 7 साइट्स बनेंगे अक्रॉस 7 स्टेट्स, टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे। उसी में था पहला विरुद्धनगर तमिलनाडु, जो कि बन गया है, ठीक है। तेलंगाना था, नवसारी था गुजरात में, कालाबुर्गी था कर्नाटका में, एमपी में था एक जगह, लखनऊ यूपी, और एक आपका महाराष्ट्र। ये 7 स्टेट्स है। ये था पूरा डिटेल्स, आपको इस तरह से पढ़ना है मेरे भाई। तो आप जहां से भी पढ़ो आपको इस तरह से पढ़ना है। देखो मैं ये सब चीज कहां से करता हूं, मैं ओनली वन एक टीचर है, मैं वहीं से पढ़ता हूं, अभिजीत मिश्रा सर से। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस में इसमें कुछ और एडिट करना, जैसे मैंने आपको ग्लोबल पीस इंडेक्स में कुछ एक्स्ट्रा एड किया था कि नीचे वाला रैंक आपको मैंने बताया था, तो उस तरह से मेरे नोट्स में ऐड होते हैं। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप आराम से अभिजीत मिश्रा सर डेली 8 बजे क्लास लेते हैं, आप वहां कर सकते हो। अगर मेरे से लोगे तो भाई मेरे चार्जेस 300 है। अगर हैंड रिटेन नोट्स चाहिए इस तरह का तो मैं 300 लूंगा। उसी में मैं मंथली में आपको क्या देता हूँ, आरबीआई सर्कुलर अलग से दूंगा, गवर्नमेंट स्कीम अलग से दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे चीज दूंगा, ठीक है। तो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स भी करवाने वाला हूँ एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए। जिसे आना है आप आ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, वहां पे मेरे नंबर रहते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हो। तो कैसा लगा बताना, और वॉइस ठीक था कि नहीं ये भी बताना। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।